आई थिंक जितने आने पे आ गए। अब सही बच्चों अपना माइक वगैरह ऑफ रखेंगे, ठीक है। पहले आपके अटेंडेंस ले लेते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। यस सर। यस सर यस आ सर। रही है। बच्ची, अरे जब बोलूंगा तभी तो आ आवाज रही है आएगी आवाज। तो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपने ये चैप्टर आई थिंक पढ़ रखा होगा पहले, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला, है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई इंडिया में स्पेशली जो पॉलिटिक्स आज की डेट में हो रही है, करंटली अगर बात करें पूरे इंडिया में, है ना, मतलब इंडिया की बात करें, तो वहां पर कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब आपको पता ही है, यानी कि स्टेट रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। बट आज की डेट में यहाँ पर जितने भी क्या नाम है बच्चे भी आ ही रहे हैं, देखो यहाँ पे जितने भी क्या नाम है पॉलिटिशियन है, उनका मेन पर्पज ही रहता है कि कास्ट के बेस पर क्या करना, मैक्सिमम वोट को गेन करना, है ना। और यहाँ पर इंडिया में कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं। जिस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए मैक्सिमम वोट चाहिए, सेम ऐसे ही इलेक्शन में वोट गेन करने के लिए कास्ट जो होती है, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से मैक्सिमम वोट उनको मिलते हैं। और लोग करते क्या है, अपना वोट बैंक एक बना लेते हैं। एक पार्टी कहती है कि हम क्या नाम है SC ST, है ना, इनके क्या है सपोर्टर हैं, तो वो इनका वोट बैंक अपना लेके चलते हैं। भले ही वो उनके लिए काम करे ना करे, वो सेकंड प्रायोरिटी है। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कास्ट के बेस पर पॉलिटिक्स करना और अपना एक वोट बैंक बनाना और इंडियन पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना। मोस्टली जितने भी मोस्टली जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, वो जब इंडिया की पॉलिटिक्स में आते हैं तो अपना करियर देखते हैं। और जितने भी लीडर हैं, अगर मान लो वो अभी करंटली जिस पार्टी में है, अगर वो पार्टी ज्यादा काम नहीं कर पा रही है या इतना फेमस नहीं है, तो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो यानी कि इंडिया में पॉलिटिक्स एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देखा जाता है ना। तो यहाँ हम इंडिया में इसी चीज को नाम है कवर करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफी लेट आ रहे हैं भाई। चलो कोई नहीं, पहले जो सर चैप्टर की स्टार्टिंग। बीच में रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है? हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है कुछ। हाँ वो मैं ही कर रहा हूँ रिकॉर्ड, में लो जो इसकी जो वीडियो है ना, आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप बाद में इसको क्या नाम है फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ओके ही जो सर। रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो देखो, यहाँ ओके पर हम सर। बात करेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। जैसे इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं जेंडर का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कोई बताएगा? एक हमने सुना है कि नाम है मेल फीमेल सेक्स होता है ना, मेल फीमेल, मेल और आपका एक फीमेल होता है। ये तो अगर आपका क्या, आपका कैसे हो जाएगा, तो एक जो आपका सेक्स होता है और जेंडर होता है, इनमें कोई डिफरेंस होता है क्या, या सेम होता है ये? अगर आप मोस्टली सोचोगे कि दोनों सेम होते हैं, बट यहाँ डिफरेंस है भाई। यहाँ पर जेंडर की बात जब की जाती है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप सुनते हो, आपने तो सुना है कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं सुना होगा आपने, जनरली सुना है कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में। यहाँ पे जो बॉयज हैं उनको हायर एजुकेशन अच्छे से मिल जाती है, जो गर्ल्स हैं उनको जो है 12th तक मुश्किल से पढ़ा पाते हैं, या हार्डली ग्रेजुएशन के बीच में उनकी शादी हो जाती है। और बॉयज को क्या नाम है हायर एजुकेशन इजीली मिल जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कहने का मतलब ये है, जो जेंडर डिवीजन है ये सोसाइटी की वजह से है, यानी कि समाज की वजह से है ना। यहाँ पर इंडिया में देखा जाए, स्टार्टिंग से इंडिया एक मैन डोमिनेंट रहा है। क्या रहा है? मैन डोमिनेंट, है ना। यहाँ पर फीमेल पर मेल जो है डोमिनेट करता है। एक तरह की हायरार्कियल सोशल डिवीजन माना जाता है ये। इसे इंडिया में नहीं बल्कि आपको यूरोपियन कंट्री में भी देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर यूरोपियन कल्चर तो काफी एडवांस है, डेवलप है, हम ये सुनते आए हैं, बट वहां पर भी जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेरिका में आज तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी। इसका मतलब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये होगा कि वहां पे जो वुमेन्स हैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती होंगी पॉलिटिक्स को, या दूसरा ये है कि आज भी अमेरिका में सिर्फ मेल को ही एक अच्छा पॉलिटिशियन या डिसीजन मेकर माना जाता है, फीमेल को कम वैल्यू दी जाती है। ये दो रीजन हो सकते हैं। तो सेम ऐसे इंडिया में भी है।
यहाँ पर जितने भी मेजर फैसले होते हैं उसमें मेल का ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है ना। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें इंडिया में, जो पॉलिटिकल स्टडी हम करते हैं उसमें मोस्टली जितने भी बड़े से बड़े जो इन्वेंशन किए गए हैं, है ना, वो इन्वेंशन भी क्या है, या जितनी भी मेजर पॉलिसी बनाई जाती है उसमें मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल को बहुत ही कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये एक तरह क्या है, जेंडर डिवीजन है। किसी भी आप कंपनी में चले जाओ, कंपनी में आप देखोगे जो वर्क प्रोफाइल होती है वो क्या रहती है, डिफाइंड रहती है पहले से, है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, यानी कि जो नेचर के बेस पे होता है ना, जैसे हमने, जैसे भी मैंने आपको बताया कि सेक्स होता है, एक मेल होता है, फेमेल होता है, एक अदर होता है ना। यहाँ हम बात करें, जो जेंडर डिवीजन है ये सोशल बेस्ड है, ये समाज ने बनाया है, ये कोई नेचुरल नहीं है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड कस्टम्स एंड स्टीरियोटाइप्स, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली कि भाई इंडिया में अगर घर के बाहर कोई काम करेगा तो वो लड़का ही करेगा, घर के अंदर काम लड़की करेगी, यानी कि ये क्या है, तरह लोगों ने अपने दिमाग में मेंटलिटी बना ली है। तो समाज में जो लोगों की एक तरह की क्या है, छोटी सोच होती है ना, उसका उसी की क्या है, तरह से ये देन माना जाता है जेंडर डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई आप लोगों को, बताओ। यस बोलो सर। भाई। चलो ठीक है। सर। अब आ जाओ, क्या नाम है, जो आपका ये समझ में आ गया होगा, आ जाओ पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना, या प्राइवेट सेक्टर हो। जैसे मान लो बहुत से लोग क्या नाम है पुलिस में जाते हैं, तो पुलिस वाले का पुलिस की जो जॉब होती है काफी रिस्पेक्टफुल होती है ना, इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ भी कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बट वो बाहर नहीं आ पाता है किसी रीजन की वजह से, है ना। उसमें कई सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ही 100 में से एक दो केस होगा जो क्या नाम है बाहर आएगा और बताएगा कि हाँ पुलिस डिपार्टमेंट में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ही रेयर होगा। बट यहाँ हम बात करें पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पर भी आपको डिवीजन देखने को मिलता है जो जेंडर की बेस पे होता है ना। डिफरेंशिएट सोशलिज्म ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी काम को लेकर के हाउस वर्क, चिल्ड बच्चों की क्या नाम है देखभाल करना, खाना बनाना, है ना, ये सब क्या है, ये वुमेन्स के काम को हम क्या करते हैं, एक तरह से प्री डिफाइन लेके चलते हैं कि फीमेल है तो क्या नाम है घर के डोमेस्टिक जो काम है वही करेगी, और जो आदमी है वो हमेशा घर से बाहर जाके काम करेगा, है ना। जितना भी क्या नाम है हार्ड वर्क है वो सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। तो जब भी यहाँ पर किसी तरह के वर्क को, किसी भी ऑक्यूपेशन को जेंडर के बेस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने काम को डिवाइड कर दिया मेल में और आपका फीमेल में, ठीक है। तो जब जेंडर के बेस पर काम को हम डिवाइड कर देते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसी वजह से जितनी ही बड़ी से बड़ी कंपनी है, उन कंपनीज में क्या होता है, मेल की सैलरी क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। काम दोनों का सेम है, वर्क प्रोफाइल सेम है ना, दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, काम का प्रेशर जो है, वर्कलोड जो है सेम है, लेकिन सैलरी क्या होती है, मेल की ज्यादा होती है, फीमेल की एवरेज रहती है। और इसके अलावा जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है उसको फीमेल के लिए ही हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर हम सबको इक्वल प्रायोरिटी देंगे तो इससे कंपनी और जो क्या है सोसाइटी है वो इक्वली क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो जितनी बड़ी से बड़ी ऑफिस होते हैं, फैक्ट्री होती है, अब फैक्ट्री में आप चलिए, आप अगर कोई महिला कम पढ़ी लिखी है, एजुकेशन इतने ज्यादा नहीं ली है, तो उसको काम क्या मिलेगा, पैकिंग का, या क्या नाम है प्रेस करने का मिल जाएगा। और मोस्टली फील्ड के काम के लिए क्या होता है, मेल को कंसिडर करते हैं। तो जो ये डिवीजन है ना ये जेंडर के बेस पर है, जिसके वजह से समाज के आज भी डिवाइड हो रखा है। एक बार को हम जो है कास्ट डिवीजन को, रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम क्या नाम है खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ये काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है ना। बच्चों को संभालना, घर की देखभाल करना, ये महिलाओं के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध रखी है। और घर के जितने बाहर के सारे काम होंगे वो मेल संभालेगा, प्लस घर को कंट्रोल करता भी कौन है, मेल करता है। तो सोचने वाली बात है, ये इंडिया में आज भी चल रहा है कि नहीं। और हम भी कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि घर के अंदर के काम क्या होंगे, फीमेल करेगी, घर के बाहर के काम क्या करेंगे, मेल करेंगे। तो जो माइंड सेट है ना ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर डिवीजन बोलते हैं। और जब ये काम क्या होता है जेंडर के बेस पे डिवाइड होता है, और सैलरी वगैरह जो क्या नाम है फैसिलिटीज हैं जब वो कम मिलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे सारे काम क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। टोटल 24 स्टूडेंट्स आए हैं ना, चलो ठीक है। अब आ जाओ, एक है आपका वर्क्स, वुमेन्स वर्क आउटसाइड होम।
अब यहाँ देखते हैं कि कुछ महिलाओं को क्या होता है, यहाँ पे घर के बाहर भी काम मिलता है वैसे, है ना। लेकिन अब काम क्या है उसमें भी आप देखोगे, अगर मान लो कोई महिला अगर घर के बाहर भी काम करती है, चाहे वो बहुत बड़ा काम हो, उसको कम वैल्यू दी जाती है ना। ये काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, देखो यहाँ बात है रूरल, यहाँ बात करें पानी वगैरह का लेकर के, फ्यूल जो क्या नाम है वुड होती है उसको कलेक्ट करके जंगलों में जा करके, है कि नहीं। फार्मिंग हो गया, है ना। अर्बन पुअर में ये देखो, या डोमेस्टिक हेल्पर्स यानी घर के छोटे छोटे काम हो गए, या किसी घर में जाके क्या नाम है बर्तन मारना, ये सब काम दिए जाते हैं, है ना। बाकी जो मिडिल क्लास की जो वुमेन होती हैं वो ऑफिस में जॉब कर लेती हैं, बट इंपॉर्टेंस उनको कम मिलती है। मोस्ट वुमेन डू पेड वर्क एंड अनपेड डोमेस्टिक लेबर। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई रखना, है ना। ये सब हो सकता है कि नाम है आपकी दादी या मम्मी या कोई मतलब घर की जो फीमेल है वो करती होंगी। लेकिन क्या उन्होंने कभी इसका उसके बदले पैसा मांगा है? नहीं मांगा। यानी कि ये क्या है, एक तरह का अनपेड वर्क है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपको एक जॉब दी जाएगी, इसमें आपको 1 घंटे काम करना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना, और बदले में आपको इसको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको क्या करेंगे हम, डिमोरलाइज करेंगे, आपको कम वैल्यू देंगे, तो क्या आप ऐसा काम पूरी जिंदगी करोगे? नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफी टाइम से करती आ रही हैं। तो वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई जानी चाहिए, इसलिए चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है ना। काम कैसा भी हो, चाहे घर के अंदर का हो घर के बाहर का हो, दोनों की अपनी एक वैल्यू होती है भाई, ठीक है। घर संभालना भी एक तरह से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, देयर वर्क इज अंडर वैल्यूएड एंड अनरिकॉग्नाइज, यानी कि या तो उनको वैल्यू कम दी जाएगी या उनको पहचान नहीं होती। कहते हैं घर, मान लो कोई वाइफ है घर का काम करती है पूरे दिन, फिर हस्बैंड आएगा बोलेगा घर का काम करना कौन सा बड़ी बात है, हम तो बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के काम को ज्यादा हम क्या करते हैं वैल्यू देते हैं। तो जो ये अंडर वैल्यू है और अनरिकॉग्नाइज है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो काम दोनों की इंपॉर्टेंस है। अगर महिला घर के बाहर जाके काम कर रही है तो वो भी एक क्या है, अपने घर के लिए पैसा कमा रही है कि नहीं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जेंडर डिवीजन एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। बताओ भाई क्लास, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। सर। चलो ठीक है। यस ये सर। समझ में आ गया ना, तो क्या मैं हैंड रेस कर दिया करो, वही काफी है। ठीक है, तो ये जेंडर डिवीजन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो सेक्सुअल डिवीजन होता है लेबर का वो, प्लस वुमेन्स को जो क्या नाम है हम इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कहीं ना कहीं, ये एक चीज होगी। ठीक है, इवन महिलाएं भी क्या करती हैं, मतलब महिलाओं करती महिलाओं के काम को क्या नाम है कम वैल्यू देती हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कहते हैं ना महिला की दुश्मन सबसे बड़ी महिला होती है। तो वुमेन्स को समझना चाहिए भी, अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अगर खड़े होना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वुमेन्स वर्क आउटसाइड होगी, तो चलो आपका हो गया ना, वो सीन आ गया डबल हो गया थोड़ा ये। अब देखो आपको कुछ वो दे रखा है, ना वही है। अब आ जाओ, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया इज पेट्रियार्कल, आपने इसके बारे में सब सुना होगा कभी। अभी मैंने आपको बताया ना कि वर्ड बोला बोला था कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पर मोस्टली क्या होता है, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितनी परंपराएं हैं वो वुमेन्स को फॉलो करनी पड़ती है। मैन क्या है, बस ये चेक करता है कि महिलाएं के नाम है उस चीज को फॉलो कर रही नहीं कर रही। आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म के अकॉर्डिंग देख लो, वहां पर जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उसमें महिलाओं को क्या करते हैं हम, बांध के रखते हैं। पहले के टाइम में क्या था, एजुकेशन के मामले में वुमेन्स को मौका नहीं मिलता था। लोग ऐसे ऐसे नाम मिसकंसेप्ट क्या करते थे, स्प्रेड करते थे सोसाइटी में कि अगर महिला पढ़ लिख लेगी तो घर से बाहर चली जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, है ना। यानी कि ऐसे गलत गलत बातें क्या थी लोगों के मन में थी। तो पैट्रियार्कल मतलब क्या होता है, जहां पर मैक्सिमम रूल्स मेल ने बनाए हैं, बट उनको अप्लाई किस पे किया जा रहा है, फीमेल पर। मेल उसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन किसको फॉलो करना पड़ रहा है, फीमेल को। तो इंडिया में जो महिलाओं का क्या नाम है, इस तरह का कंडीशन है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर जितना भी रूल्स वगैरह है वो मेल बनाएगा, फीमेल्स को फॉलो करेंगे। वुमेन स्टिल फेस डिसएडवांटेज, यानी कि आज भी महिला क्या है, एक तरह से इसका डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन काफी करके फेस कर रही है आज की डेट में, है ना। ये मेन आपको आसपास दिखाई देता है, लेकिन आप उसकी खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते, क्यों? कि आपको लगता है ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए क्योंकि वो चीज आपके साथ नहीं हो रही है, वो वुमेन्स के साथ हो रही है। क्लियर? इसके अलावा अब जो महिला के साथ जो कंडीशन है ना, चाहे जॉब में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे घर के अंदर वैल्यू दी जाए या बाहर, ऐसे में इनके सपोर्ट में जो आवाज उठाते हैं, जो महिलाओं के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी एजुकेशन की, है ना, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो महिलावादी होते हैं, उसके लिए वर्ड क्या है आपका, फेमिनिस्ट, है ना। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो महिलाओं के हक की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई एजुकेशन चाहे लड़की के लिए हो, लड़के की लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए एजुकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है।
और जो आज वुमेन्स की कंडीशन इतनी खराब है, डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशन है, डिसएडवांटेज जो हमें फेस करनी पड़ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ कोई एक धर्म की बात हो रही है, यहाँ हर धर्म में महिलाओं को क्या करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। जितने भी बड़े से बड़े फैसले हैं वो कौन ले रहा है, मेल ले रहा है। तो इन सब के खिलाफ आवाज उठाना, वुमेन्स को एजुकेशन, जॉब और बाकी जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे घर के बाहर के हों, उन सब में महिलाओं की भी इक्वल प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आपने देखा होगा इंडिया में एंशियंट टाइम से ही जितने भी बड़े से बड़े फैसले होते थे वो वुमेन से पूछ करके ही लिए जाते थे। अगर मान लो कोई पूजा पाठ या हवन होता है ना घर के लिए, तो उसमें महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, यानी कि हस्बैंड के बगल में वाइफ बैठती थी तभी पूजा जो होती थी वो संपन्न मानी जाती थी। यानी कि एंशियंट टाइम से ही जब हमने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं, तो आज की डेट में जो मॉडर्न सोसाइटी है यहाँ पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज कौन उठाता है, फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो वुमेन्स की राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बताओ, अब आ जाओ अगला इसमें, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन लीड टू न्यू प्रोफेशन, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह मेल ने अपना पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, हमें भी अपना डेवलपमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 106 क्या हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, क्या हुए हैं, चेंजेस किए गए हैं। अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ है उसमें वुमेन्स की रिजर्वेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वुमेन्स की रिजर्वेशन की, जिसमें 33%, कितना, 33% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को लोकसभा में दिया जाएगा। यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं वो उस पर महिलाएं ही क्या करेंगी एक तरह से इलेक्ट होंगी। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो यानी कि जो फेमिनिस्ट लोग हैं इन्हीं की वजह से क्या हुआ, आज की डेट में पॉलिटिक्स में वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जब पार्लियामेंट में महिलाओं को मौका मिलेगा तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट वो अच्छे से आवाज उठा पाएंगे, है कि नहीं। अब जितनी अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, इन सब में जो है इक्वल वेजेस मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। वुमेन आर पेड लेस देन मैन इन, है ना। यानी कि सीधी सी बात है, इन सब प्रोफेशन में क्या होता है, वुमेन को कम सैलरी मिलती है, मेल को ज्यादा मिल जाती है। तो इन सब के खिलाफ आवाज कौन उठाता है, फेमिनिस्ट उठाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। बताओ भाई, बोलो, कोई डाउट की तरह का। यस यस सर। सर। नो सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या नाम है लिस्ट। अब वैसे ध्यान रखना इसमें एग्जाम में आता है कि फेमिनिस्ट कौन होते हैं, जो वुमेन्स के राइट्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इक्वल वेजेस की बात करते हैं कि भाई चाहे मेल हो फीमेल हो सबको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, किसी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी ये डिवीजन हो, क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, इसके पीछे कौन मेन रीजन है, वो आपका पैट्रियार्की सोसाइटी, पैट्रियार्कियल सोसाइटी, जो मेन डोमिनेंट सोसाइटी है, यही महिलाओं के, क्या नाम है, एक तरह से क्या है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक है, इसलिए हमें ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेन सोसाइटी है, इसको खत्म करना चाहिए। बहुत से इंडिया में स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप जब भी जाओगे ना, नॉर्थ ईस्ट में जाओ जैसे, तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी मार्केट में ना फीमेल ही दिखेंगे, मेल दिखेंगे ही नहीं। यानी कि बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट मतलब एक तरह से वहां पर वुमेन्स का डोमिनेंस है। तो हमें यहाँ पर किसी डोमिनेंस को नहीं सपोर्ट करना है, हम चाहते हैं कि इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर मान लो कल को सिर्फ वुमेन को ही प्रायोरिटी दे, फीमेल वो मेल को क्या नाम है कम वैल्यू दे, तो जो आज कंडीशन फीमेल की है आने वाले टाइम में वो मेल की हो जाएगी। इसलिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सभी, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये एक क्या नाम है शॉर्ट में इंफॉर्मेशन निकलती है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, चाहे वो समाज में हो, है ना, इकोनॉमिक मतलब जॉब वगैरह में, पॉलिटिकल मतलब वही जितने भी डिसीजन मेकिंग जो लीडर होते हैं, आज भी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आपको मेल दिखेंगे, फीमेल बहुत कम दिखेंगे, है ना। बट अगर हम देखें यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट, आपने पढ़ा होगा ना, पंचायत वगैरह जो होती है, तो लोकल गवर्नमेंट में आज की डेट में जो 1/3 जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपर अप्लाई किया गया है, और आज की डेट में फीमेल मेंबर उसमें ज्यादा देखने को मिलती है लोकल गवर्नमेंट में। तो जिस तरह लोकल गवर्नमेंट में हमने क्या किया, उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया, सेम हमें बाकी एरिया में भी उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, और बाकी वुमेन्स मूवमेंट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि ऐसी मूवमेंट चले या ऐसी पॉलिसीज बने जिसमें वुमेन्स को भी सेम इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, बाकी हेल्प हेल्प इम्प्रूव वुमेन स्टेटस, यानी कि जो आज महिलाओं की जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा सुधारा जाए, थोड़ा सा नहीं मतलब कंप्लीट उसको चेंज किया जाए।
तभी समाज में क्या होगा, जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपका कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ये क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो ये था आपका जेंडर पॉलिटिक्स, है ना। इसलिए हमने पढ़ा जेंडर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह से सैलरी को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है। वुमेन के साथ जो, अगर मान लो कोई महिला घर के बाहर काम करती है, तो ऐसे में उस काम को कम वैल्यू दी जाती है, ये हमने पढ़ा। बाकी वुमेन्स की जो स्टेटस आज की डेट में, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। इसके लिए हमने क्या किया, जो कई सारे ऐसे मूवमेंट चलाए जो महिलाओं की डिमांड करते हैं, उनकी पावर की बात करते हैं, उन्हें हमने क्या बोला, फेमिनिस्ट बोला। बाकी हमें समझ में आ गया कि हमें वुमेन्स को क्या नाम है आगे लेके चलना चाहिए, उनके साथ जो सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है मेन था, चैप्टर का जो मेन टॉपिक है जेंडर पॉलिटिक्स, है ना, जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ अगला है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी ना स्टार्टिंग में, कि भाई आज की डेट में ये देखो, ये नीड फॉर वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ बात हो रही है। ठीक है, यानी कि आज की डेट में हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि 106 अमेंडमेंट हुए हैं हमारे में। जो लास्ट का जो 1/6 अमेंडमेंट है ना, इसमें वुमेन्स की रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन जो 1/3 जो रिजर्वेशन है ना, ये अभी अप्लाई नहीं होगा। जब दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन होंगे ना, तब इसको अप्लाई किया जाएगा, है ना। बट ये जो 1/3 जो रिजर्वेशन है, ये लोकल लेवल पर है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पर ये रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से हम लोकल गवर्नमेंट में इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं, इससे हमें भी क्या करना चाहिए, इस तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये इशू है कि वुमेन्स के वेलबींग के लिए नॉट एडिक्वेट अटेंशन, यानी कि इससे महिलाओं का डेवलपमेंट होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल है, अगर उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, तो वो अपने जितने भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनके अगेंस्ट वो रूल लेकर के आएंगे। और वो रूल्स बेसिकली क्या होंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए ही होंगे। ठीक है, अगर वो अपना डेवलपमेंट कर पा, सीधी सी बात है, जॉब में, एजुकेशन में, हर चीज में उनको क्या होगा, जैसे इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो कई सारी जो फेमिनिस्ट हैं, वुमेन मूवमेंट्स हैं, उनका मानना क्या है, अनलेस वुमेन कंट्रोल पॉलिटिकल पावर, है ना, देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट बी प्रॉपरली एड्रेस। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम वुमेन्स को क्या नाम है पॉलिटिकल पावर दे दें, तो ऐसे में उनकी जितनी प्रॉब्लम है वो क्या होंगी, ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी, है कि नहीं। बट आज भी कई सारे क्या नाम है जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो ये चाहते नहीं है कि पार्लियामेंट में वुमेन्स का काफी ज्यादा डोमिनेंस हो जाए, क्योंकि जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल था, है ना, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था, ये बेसिकली काफी पुराना बिल है ये। ऐसा नहीं कि मोदी के टाइम पे बनाया गया है, ये काफी पुराना है, मतलब कम से मतलब 30-40 साल से क्या नाम है बिल अटका पड़ा था, कभी इसको पास ही नहीं किया गया। यानी कि सोचो, जिनको वो अपना लीडर मानते हैं, वो खुद वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं देते। ये अब जाकर के क्या हुआ है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, नहीं तो पास भी नहीं होता, है कि नहीं। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमें महिलाओं को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े थिंकर है ना, उनका ये मानना है कि महिलाएं क्या होती हैं, काफी कोऑपरेटिव होती हैं। जिस तरह वो घर के काम को और घर के बाहर के काम को, दोनों को साथ में लेके चलती है, प्रॉपर बैलेंस लेके चलती है। अगर मैं किसी लड़के से बोल दूं कि भैया आपको पढ़ाई भी करनी है, घर के सारे काम भी करने हैं, है ना, बर्तन भी मांजने हैं, झाड़ू पोछा करना है, खाना भी बनाना है, तो बच्चा उस टाइम क्या होगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा मैं पढ़ाई करूँ या घर का काम करूँ। लेकिन वहीं अगर बात करें वुमेन्स की, तो लड़कियां ये जो है, वो घर का काम भी कर लेती हैं, साथ में अपना पढ़ाई भी कर लेती हैं। कभी ये नहीं कहती भाई मैं नहीं करूंगी। यानी कि अगर वुमेन्स अच्छे से कॉपरेट कर पा रही हैं, बैलेंस कर पा रही है अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, तो ऐसे में अगर महिलाओं को भी पार्लियामेंट में क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो वो अच्छे से उस चीज को बैलेंस कर पाएंगे। और सोसाइटी में जितने भी अलग अलग क्या है, ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन वो इजिली स्टेबल स्टेब्लिश कर पाएंगे। इसलिए महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई आप लोगों को, बताओ। यस सर। यस एक सर। क्लास में एक बच्चा भी है, वन, अंशर वंश नाम से, क्या नाम, ध्यान नहीं आ रहा, हॉस्टल का, वो क्लास लेता नहीं है क्या इसमें, 10 T3 का बच्चा है। चलो कोई नहीं। तो ये था महिलाओं की जो क्या नाम है, जिस तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा कि भाई महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों जरूरी है ना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहेगा तो वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। और प्लस
वुमेन्स काफी कोऑपरेटिव होती हैं, है ना, सपोर्ट करती हैं, बैलेंस करके चलती हैं, तो ऐसे में पॉलिटिक्स में भी क्या होगा, अच्छा खासा जो पॉलिसीज बनेंगी उसमें भी बैलेंस बना रहेगा। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडियन लेजिस्लेचर। देखो, अब हम यहाँ बात करें, जब हमारे पास यानी मैं हमने बिल पास नहीं किया था, तो उस समय महिलाएं जो थी 14.36% टोटल नंबर मानी जा रही थी, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है ना, लोकसभा, उसमें जो मेंबर है उनका 14% तो महिलाएं थी ना। स्टेट की अगर बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, वुमेन का जो है 5% है, यानी देखो यहाँ पर बहुत कम हो गया। 14 में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और यहाँ तो और कम है ना। इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन वुमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यानी कि इंडिया से देखा जाए तो महिलाओं के हिसाब से यहाँ पर हम महिलाओं को बहुत ही कम प्रायोरिटी दे, है ना। इवन वुमेन एंड व्हेन अ वुमेन बिकम अ अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन, यानी कि इन कंट्रीज में तो फिर भी चलो हालत ठीक ठाक है, लेकिन इंडिया में तो बहुत बेकार है ना। जिस तरह से इंडिया अपने आप में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस हिसाब से यहाँ पर महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ है आपका रिजर्वेशन एज ए सॉल्यूशन, यानी कि हम मानते हैं कि भाई अगर महिलाओं को, अभी 7 दिन बचे हैं, ठीक है, क्लास और होती है, इसका मैं लिंक भेज दूंगा। देखो, रिजर्वेशन एज ए सॉल्यूशन, हम मानते हैं कि भाई अगर हम महिलाओं का पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए लोकसभा में क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। कितना परसेंट, 33%। ठीक है, एग्जाम में आता है ना, 1/3 सीट जो है आज की डेट में लोकसभा में, राज्यसभा में क्या है, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। जबकि ये जो रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट में ऑलरेडी है। देखो यहाँ लिखा है ना, दिस सिस्टम ऑलरेडी अप्लाइड इन लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो वन वे टू इम्प्रूव द रिजर्वेशन, मेक इट लीगली बाइंडिंग टू इंश्योर अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, यानी कि हमें लोकसभा राज्यसभा में जो पार्लियामेंट है हमारा, उसमें भी महिलाओं को सेम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जबकि लोकल गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो सोसाइटी में क्या होंगी, सेम रहेंगी, उनको इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो अपना डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, बच्चे बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या है? नो सर। बीच बीच में नहीं, एक सौरभ यादव, चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर पंचायत के यहाँ देखते हैं ना, पंचायत वगैरह यहाँ पर 33 सीट क्या है, वुमेन के लिए होती है, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह में। अगर मान लो यहाँ पर देखना, जो आपके दिल्ली में भी जो है महिलाओं को ज्यादा सीट मिलती है, मेल को कम मिल रही है, तो बहुत लोग कहते हैं भाई हमारा जो है हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। आपको सोचो ना, फीमेल को भी तो इतने टाइम से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उनका डेवलपमेंट तभी होगा ना जब उनको पॉलिटिक्स में क्या होगा, इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी। पंचायत वगैरह में क्या होना चाहिए, एक तरह से सेम प्रायोरिटी हमें दी जा रही है, तो सेम ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा में भी हमें मिलनी चाहिए, ताकि वो नेशनल लेवल पर अपना डेवलपमेंट कर सके। पंचायत क्या है, ये तो सिर्फ लोकल लेवल पे हमारा डेवलपमेंट करती है, लेकिन डेवलपमेंट तो नेशनल लेवल पे होना चाहिए ना। इसलिए लोकसभा राज्यसभा में जो है 33% रिजर्वेशन होगा, तभी महिलाएं क्या करेंगी, अपना डेवलपमेंट कर पाएंगी। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से मेल ही क्या कर रहा है, पार्लियामेंट में अपना डोमिनेंस कर रहा है, तो इसलिए फीमेल को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, ये आपको भी मैंने बताया, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, जितनी भी क्या नाम है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सब क्या चाह रही है कि लोकसभा में, स्टेट असेंबली में क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना, 1/3%। जो बुक आपके पास होंगी ना, वो कुछ पुरानी बुक होंगी, उन बुक्स में दे रखा है कि इसकी हम डिमांड कर रहे हैं, बट अभी तक नहीं मिला है, वो बुक पुरानी है। बट जो नई बुक है उसमें दे रखा है कि हाँ अब ये जो बिल है पास हो गया है, एक्ट भी बन गया है। अब जो नए लोकसभा के इलेक्शन होंगे ना, तो उसमें इस बिल को, यानी इस राइट को महिलाएं यूज कर सकती है, यानी कि अब आने वाले इलेक्शन में आपको मैक्सिमम महिलाएं भी देखने को मिलेंगी, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, बाकी कंक्लूजन की बेस पे देखें तो वुमेन्स की अगर बात करें, वुमेन पॉलिटिक्स रिवोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर फेयर गवर्नमेंट ना, एड्रेसिंग वुमेन इशू, यानी कि इससे क्या गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी। महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जो सोशल डिवीजन है या पॉलिटिकल जो कहने में एक तरह से इश्यूज आ रहे हैं वुमेन से रिलेटेड, उनको भी हम क्या करेंगे, एड्रेस कर पाएंगे, उनके उनसे रिलेटेड हम लॉज वगैरह बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था क्या नाम है, वुमेन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, है ना। एग्जाम में आपका आपका जो 1/3 रिजर्वेशन है वो आता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा अच्छे से क्या नाम है, कवर कर लेना। ठीक, बाकी यहाँ पर धर्म का भी एक टॉपिक है, इसका हम क्या नाम है, अभी तो 3 मिनट है, कोशिश करते हैं।
थोड़ा जल्दी बताते हैं। इसमें आपको एक चीज बताता हूँ मैं। जैसे इंडिया को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, टू बी क्लियर, है ना। अगर बात करें एकदम डायरेक्ट एकदम, यहाँ इंडिया में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो किसी धर्म से रिलेट नहीं करती, ना ही किसी कम्युनिटी से रिलेट करती है। क्योंकि हम इंडिया जो है, हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर मतलब इसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, है ना। जो भी पॉलिसी बनाएगी उसमें सारे धर्म क्या रहेंगे उसके लिए बराबर होते हैं, है ना। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि क्या नाम है उसको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, सारे धर्म क्या है, इक्वल है। और कोई भी पर्सन अगर धर्म के नाम पर गलत काम करता है तो उसको फिर क्या नाम है पनिश भी किया जाएगा। यानी कि सब धर्म बराबर है, प्लस गवर्नमेंट सभी को इक्वली प्रायोरिटी देती है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, इन बहुत से लीडर ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांग लेते हैं, है ना। यूपी में भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो क्या नाम है अली बजरंग बली करके वोट मांग लेते हैं। तो वो एक क्या नाम है, इस पर हमें डिस्कस करना चाहिए, है कि नहीं। जरूरी नहीं कि जो लीडर है वो अच्छे हैं तो उसका मतलब धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडिया की खासियत यही है कि इंडिया में आपको अलग अलग तरह के फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर इंडिया जैसी डाइवर्सिटी होगी। ये डाइवर्सिटी इंडिया में इसकी यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। जो रिलीजियस डिवीजन इज a सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। भले ही ये डिफरेंस करता है लेकिन ये हमें आपस में बांधता है। जैसे एक गमला होता है ना, उस में गमले में मान लो अलग अलग तरह के क्या है फूल उग रहे हैं, तो उससे क्या होता है उसकी एक खासियत बन जाती है ना। सेम ऐसे इंडिया भी एक क्या है, इसी एक गमले की तरह है जिसमें अलग अलग तरह के फूल उगते हैं जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, ठीक। not as a universal as a gender division but religious diversity exists in many countries, है ना। कुछ कंट्री में भले ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो बट रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको क्या नाम है देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब बात करें इंडिया, कंट्रीज लाइक इंडिया हैज फ्लावर्स ऑफ मैनी रिलीजन, जैसे ही मैंने बताया ना, तो सेम उसी तरीके से इवन विद इन सम रिलीजियस डिफरेंसेस में एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस। सी नॉर्दर्न आयरलैंड के, यानी कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर क्या नाम है आपको अलग अलग रिलीजन देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक बोलता है ना। जबकि इंडिया ने कभी ऐसा बोला नहीं है। तो उसकी जितनी पॉलिसी होंगी उसमें वो प्रायोरिटी किसको देगा, मुस्लिम्स को देगा। जबकि इंडिया में जो भी पॉलिसी बनती है वो सबके लिए बनती है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, या प्रधानमंत्री आवास योजना एक है जिसमें गरीब लोगों को घर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं इसमें सिर्फ किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ सभी को जो गरीब है उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, है ना। और किसी को डाउट हो तो बता दो, अभी 1 मिनट है क्लास ओवर होने में। इसका जो वीडियो है मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा। बताओ भाई, कृष्ण कुमार, सर इसमें मेनली दीपांशु। क्वेश्चन किस पे आते हैं? मेनली क्वेश्चन तो आपके क्या नाम है यही बनेंगे कि जो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, ये बन जाएगा एक। बाकी जो रिलीजियस डिवीजन है वो किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बनेगा। फेमिनिस्ट कौन होते हैं, उनकी डिमांड क्या है, ये बन जाता है।